तो इस वीडियो में हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ग्राफाइट एक्सप्लोरेशन में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या यूज है, उस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखो, देख के सुनने से जैसा लग रहा है उतना इतना इजी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट थोड़ा कंसंट्रेट करना है, पूरा मेडिसिन जैसा खा लेना, पूरा याद रह जाएगा, कैप्सूल जैसा कोर्स है। तो टू माय ओपिनियन इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरेक्टराइजेशन ये सब सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से होता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इन द सेंस जैसे पेट्रोग्राफी, माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट ग्राफाइट देख रहे हो, इतना फ्लेक्स साइज है, इतना क्वांटिटी है, स्लाइड एरिया में मोडल अबंडेंस इतना है, बाकी एरिया क्वार्ट्ज वनस्पति है, डायरेक्ट पता चल जाता है। या फिर टीजीसी जो टोटल ग्रेविटी कार्बन एनालिसिस, कोई भी लॉस एंड इग्निशन से या कोई गर्म करने से जो इग्निशन लॉस जो होता है ना, उससे तो आपको डायरेक्टली क्या है कितना कंटेंट है, कार्बन CO2 होके निकल जाता है, इनऑर्गेनिक कार्बन, और अलग अलग जो प्रोसेस है, सिंपल बात में क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है बस। बट क्वालिटेटिव एंड अदर वो इनफ होता है क्या? वो जो पेट्रोग्राफी या फिर जो टीजीसी डेटा मिल गया, नो, फर्दर कुछ चीज रहता है, फ्लेक्स साइज, कैसा डिफेक्ट है, ग्राफाइट का क्वालिटी कैसा है, ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जानने के लिए ये सब टेक्निक कभी कभी यूज होता है। ऐसा ब्रीफली थोड़ा समझ लो कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेटली हमारा फेमस प्राउड फील होना चाहिए कि सब चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन, जो 88 से 1970 तक जिंदा थे, वो इंडिया का एज वेल एज एशिया का फर्स्ट पर्सन है जो पदार्थ विद्या मतलब फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इसका वर्क था 1928-27 के ऑनवर्ड्स, जिसमें रमन इफेक्ट्स डिस्कवर हुआ था। इसमें क्या होता है ना, जब लाइट ट्रेवर्स किया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू, उसमें देखा गया कि वेवलेंथ चेंज हो जाता है। जनरली लाइट का वेवलेंथ सच तो चेंज नहीं होता है, वो अननोन था उसके पहले तक। थोड़ा परसेंटेज का लाइट का वेवलेंथ, दैट मींस एनर्जी चेंज होता है। वो उसको जो मॉडिफाइड स्कैटरिंग बोला था उस टाइम, बाद में उसका नाम ऑनर के हिसाब से रमन स्कैटरिंग बोला गया है। क्या चीज है वो डिस्कस करेंगे। देखो, ये थोड़ा बहुत इंफ्रारेड जो होता है ना, इसमें तो डायरेक्ट विजिबल लाइट दैट इज लेजर यूज कर रहे हो, लेजर रमन। फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड जो होता है FTIR, उसके साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। चाहो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग FTIR के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तब कंपैरिजन पता चलेगा। एनीवे, अभी के लिए देखो, इसमें सिंपल एक लेजर क्या है, सिंपल विजिबल लाइट ही है, उसका एनर्जी लेवल अलग होता है। विजिबल लाइट मतलब 0.4 to 0.7 मिलीमीटर होता है ना, 400 to 700 नैनोमीटर के आसपास रेंज जो होता है, वो विजिबल लाइट दिखाई देता है। उसी का थोड़ा हायर एंड ग्रीन और रेड कलर का जो लाइट को लेजर बोलते हैं, फोकस्ड रहता है। वो अगर इंटरप्ट करेगा कोई कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से, कोई पार्टिकल से, क्या होता है 99% मैक्सिमम तो रेली स्कैटरिंग, दैट मींस जो इंसिडेंट लेजर का जो वेवलेंथ और एनर्जी एंड स्कैटर्ड लेजर का वेवलेंथ एनर्जी सेम रहता है। बट इतना देखा गया है कुछ पर्टिकुलर पोर्शन, परसेंटेज, स्मॉल पोर्शन, दैट मींस 1 in 10 मिलियन फोटॉन्स, सपोज ये 10 मिलियन फोटोन घुस रहा है, एक दो फोटोन दिखा जाता है, एनर्जी चेंज हो जाता है। इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। जब एनर्जी बढ़ जाएगा उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, जब एनर्जी कम हो जाएगा वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना। तो एनर्जी किसको देता है? इंटरेक्शन विद मैटर। कभी एनर्जी मैटर को देता है, कभी मैटर से एनर्जी ले लेता है। जब एनर्जी मैटर को देता है तब इसका एनर्जी घट जाएगा, है ना, दैट मींस वेवलेंथ बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। जब एनर्जी एक्सेप्ट करेगा मटेरियल से, तो स्कैटर्ड फोटोन का एनर्जी बढ़ गया इंसिडेंट्स के कंपैरिजन में, है ना, तो वेवलेंथ क्या होगा? घट जाएगा। इसको एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग बोला जाता है। देखा क्या है इन जनरल, जब ये इंटरेक्शन होता है ना, है, इन जनरल ये जो स्ट्रोक स्कैटरिंग ये सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू एंटी स्ट्रोक स्कैटरिंग। सो स्ट्रोक स्कैटरिंग जिसमें ये मटेरियल आके एनर्जी देगा, ये लेजर आके मटेरियल को एनर्जी देगा, लेजर का एनर्जी घटेगा, दैट मींस वेवलेंथ बढ़ेगा, वो वाला स्कैटरिंग, स्ट्रोक रमन स्कैटरिंग ज्यादा यूज होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कोई भी एनालिसिस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑल्दो क्वांटम मैकेनिकली
strokes and anti-strokes are equally likely, but stroke scatter is the statistically more probable process. ठीक है, यही कारण है। इसके ज्यादा डिटेल में चाहो तो आप पॉज करके इस पर सब पढ़ ले सकते हो, मटेरियल भी रेडी रखा हो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ना मेन चीज जो है ये इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट के बाद जब निकलेगा ना, ये जो इसका वेवलेंथ या फिर एनर्जी, ये फिंगरप्रिंट जैसा है मटेरियल टू मटेरियल। मतलब एक एक पर्टिकुलर मैटर का साथ जब इंटरेक्शन होगा, जो जो निकल के आएगा स्कैटर्ड लाइट का एनर्जी, वो फिंगरप्रिंट जैसा एलिमेंट के अनुसार होता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड। उसी फिंगरप्रिंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसका स्टैंडर्ड चार्ट है हर एक मटेरियल का। जैसे ग्राफाइट के लिए पर्टिकुलर बैंड में ही आएगा, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही ऐसा करके स्कैटरिंग वाला जो रिटर्न आएगा ना, वो फिक्स्ड रहता है। कैसे होता है ये देखो, ये एनर्जी लेवल्स S0, ये S1, ठीक है। तो स्ट्रोक स्कैटर इज ऑलवेज मोर इंटेंस देन एंटी स्ट्रोक, जैसे पहले बोला। और क्या है ना, इसको जो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है रैली स्कैटरिंग, दैट इज इलास्टिक स्कैटरिंग, बिकॉज बिफोर आफ्टर सेम रहता है। लेकिन इधर बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी एज वेल एज वेवलेंथ सेम नहीं रहता है। इसको वन काइंड ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। सो इनइलास्टिक स्कैटरिंग को एंटी स्ट्रोक्स एंड स्ट्रोक्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो ना, इधर S0 S1 ये दो एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो देखो रैली में एनर्जी लेवल का शिफ्ट कुछ नहीं है, जैसा एनर्जी इंटरेक्शन के टाइम पे था वैसा ही रिटर्न में सेम एनर्जी। इसका लेंथ देखो सेम, इसका देखो लेंथ शुरू का कम है, रिटर्न जो आ रहा है उसका ज्यादा है एनर्जी। दैट मीन्स ये एंटी स्ट्रोक्स एनर्जी बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? मटेरियल से ही ले लिया। सो मटेरियल का एनर्जी थोड़ा कम हो गया। और ये क्या, मैटर से एनर्जी लिया नहीं, मैटर को एनर्जी दिया, तभी जो स्कैटर्ड लाइट है रिटर्न जो आ रहा है स्कैटर होके, उसका एनर्जी कम हो गया। दैट मीन्स वेवलेंथ बढ़ गया। ये होता है रामन स्कैटरिंग। सो इन एनी वे एक्चुअल प्रिंसिपल तो फिर क्या है रामन स्कैटरिंग में, वो स्ट्रोक स्कैटरिंग में जो हमारा जो लाइट लेजर आके एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी के लिए वो हाई एनर्जाइज्ड हो जा रहा है मटेरियल, एंड रिमेनिंग रिटर्निंग स्कैटर्ड लाइट जो है वो लेस एनर्जी से घट रहा है। ये एनर्जी डिफरेंस को देखा जाता है, ठीक है। ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्योंकि जो एनर्जी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ टोटली ऑपोजिट होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। so इसीलिए इसमें वेव नंबर यूज होता है, वेव लेंथ नहीं, पर सेंटीमीटर। बिकॉज हम लोग एक्चुअली एनर्जी को देख रहे हैं अलग स्टाइल से। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 बाई क्या है, वेवलेंथ। सो हम लोग डायरेक्टली एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, बट एनर्जी को ही इनडायरेक्टली बोलेंगे वेव नंबर से। दैट मीन्स 1 बाई वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम है ना। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंफ्रारेड FTIR जो होता है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, वो सब डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। बट इधर कुछ भी करो कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी तो मेंटेन करना है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये FTIR का जिक्र आएगा ही आएगा, बिकॉज दोनों सेम टाइप का थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहता है। बाय द वे ये जो चीज है ना, ये डायग्राम को बोला जाता है उसका जाबोलंस्की डायग्राम, बिकॉज वो एक साइंटिस्ट थे, वो फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी तरीके से इसको इंटरप्रेट किए थे। स्ट्रोक्स एंटी स्ट्रोक्स एंड जो रैली स्कैटरिंग, देखो रैली स्कैटरिंग का पीक बन ही नहीं रहा है, बहुत दूर तक जाएगा। ये तो मैक्सिमम पार्ट यही होता है ना, ठीक है। सो ओवरऑल जो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। जैसे माइक्रोस्कोप कुछ भी देख लिया डायरेक्टली मिल जाता है ग्राफाइट, ऐसा नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। प्रॉपर सैंपल एनालिसिस के पहले सैंपल को प्रिपरेशन स्टेप्स भी रहता है। हाँ, लेजर को प्रॉपरली किस टाइप का वेवलेंथ का लेजर यूज करोगे, कितना एनर्जी, कितना एम्पियर वाला पावर सप्लाई करोगे, सब चीज इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ओवर हीटिंग होने से ग्राफाइट क्या होगा, सडनली कभी कभी ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है हाईली हीटेड हो जाने से। तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे। सो लेजर जाके सैंपल को मारता है, सैंपल क्या करेगा, इंटरेक्शन के बाद स्कैटर्ड लाइट भेजेगा, वो जो लेंस है एज वेल एज कुछ फिल्टर यूज होता है जो डिटेक्टर के थ्रू जाएगा, कंप्यूटर में एनालाइज होगा, एंड आप डायरेक्ट देख भी पाओगे। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पीक आएगा।
तो सॉलिड लिक्विड सब चीज होता है एफटीआईआर में, जो हालांकि नहीं होता है। आप मैं जानबूझ के ये चीज को रखा हूँ एफटीआईआर के साथ कंपैरिजन के लिए, बट ये आप चाहो तो पॉज करके देख के रखो। इसको मैं एफटीआईआर पहले कंप्लीट करूंगा, फिर एफटीआईआर रमन में डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ये चीज भी विद टाइम जानना बहुत जरूरी है। आप सिंपल फील्ड में घूमते रहोगे और कुछ नहीं जानोगे, दोनों बैलेंस चाहिए। ये सब कुछ नहीं है, फील्ड भी सब कुछ नहीं है, दोनों सब कुछ है, सब मिला के एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। बट ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड and today also telling, I have been telling, I will be telling, that field observation, field aspect is always main must। and ये सब sophisticated या कोई भी instrumentation unless they are supportive tools and they are equally important, but ultimately main thing primary data source is field, उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाउ एफटीआईआर के बारे में बात करें, क्यों नहीं कर रहा हूँ बार बार मैं बोल रहा हूँ इसको, एफटीआईआर अगर डिस्कस ही नहीं हुआ तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। बट ये मटेरियल को पॉज करके रखो, मैं अपलोड इसीलिए करते रहता हूँ ताकि रिकॉर्डेड रह जाए। फिर एफटीआईआर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आऊंगा, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए एक सिंपल चीज है, मैं ओवर सिंप्लीफाइड सिंपल वे में आपको समझाया ना। तो उसके बाद इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, रमन स्पेक्ट्रम डेवलप होगा। क्या बोला था, वेव नंबर, ये देखो पर सेंटीमीटर, है ना। तो डिफरेंट वेव नंबर का डिफरेंट पीक आएगा। जितना हाई वेव नंबर होगा पर सेंटीमीटर, उतना क्या है, उतना स्ट्रोक स्कैटरिंग की तरफ जाएगा, ये रैली स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये हाई वेव नंबर मतलब क्या है, लेसर एनर्जी। ठीक है, लेसर एनर्जी, वेयर 1 by वेवलेंथ मतलब एनर्जी ना। ठीक है, तो ये स्ट्रोक स्कैटरिंग। एंटी स्ट्रोक्स में क्या बोला कि जो जो रिटर्न बैक आएगा उसका हायर एनर्जी रहता है कंपेयर टू इंसिडेंट। एनर्जी मटेरियल से ले लेता है, ये सेम रहता है, जीरो। देखो इसमें क्या है, माइनस, ये प्लस है ना, तो ये एनर्जी क्या है, एनर्जी बढ़ जा रहा है। सो 1/एनर्जी मतलब उल्टा हो जाएगा ना, समझ गया। तो इसीलिए ये वेव नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नेगेटिव मींस एनर्जी घट गया, ये पॉजिटिव मींस एनर्जी, सॉरी वेवलेंथ बढ़ गया। इसमें एनर्जी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें इस साइड में हम लोग वेव नंबर से बोल रहे हैं, इसीलिए है। इसमें वेवलेंथ का इंक्रीज होता है, इंक्रीज दैट मींस एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, नाउ ये पोर्शन को स्ट्रोक स्कैटरिंग बोलते हैं। पॉइंट इज दैट ये CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक एग्जांपल दिखा है। देखो ये फिंगरप्रिंट रीजन है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड होने से ऑलवेज इस 200, 300, 450 ऐसा जोन में हमेशा पीक बनेगा अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में, इसीलिए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। नाउ इंटेंसिटी कितना होगा वो डिफरेंट बात है, उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली इस साइड में जो है एंटी स्ट्रोक्स, रैली तो पीक आएगा ही नहीं, वो मैक्सिमम होता है, ये हमारे लिए जरूरत भी नहीं, ये स्ट्रोक स्कैटरिंग मेन है। तो ये जो फिक्स्ड रहता है इसको समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली इसमें जैसे कि 250, 350, 450 ऐसा जगह पे जो पीक आ रहा है, ये पोर्शन मिडिल पार्ट को देखो, ब्रॉडली 200, 300 के आसपास, है ना। ये सब में ओवरऑल देखने से 150 से 500 मान लो, इस रेंज में 3 पीक आ रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है CCl4 के लिए। सिमिलरली सब चीज का ऐसा फिक्स्ड पैटर्न रहता है। नाउ इंटेंसिटी कितना होगा वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स, बट कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिंगरप्रिंट वैसी को बोलते हैं। जैसे ग्राफाइट का, ग्राफाइट होने से क्या है ना, ग्राफाइट का भी 1200, 1300, 1500 हायर लेवल में पर्टिकुलर जोन रहेगा वेव नंबर, जिसमें कॉन्फर्म पीक्स आता है। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी therefore has emerged as a powerful non-destructive। non-destructive क्यों, क्योंकि जो सैंपल को यूज कर रहे हैं वो रीयूजेबल है, मतलब वो सैंपल एक बार यूज हो गया पाउडर, फिर उसके साथ कोई इंटरेक्शन होकर जो चला जाएगा ऐसा नहीं है, पाउडर सैंपल तो मटेरियल आके आपको दिखेगा नहीं, लाइट इंटरेक्ट कर रहा है, मटेरियल डैमेज तो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए। सो एनालिटिकल टूल्स में क्या है, ग्राफाइट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, ग्राफिटाइजेशन टेम्परेचर कैसे आता है दिखाऊंगा, इजी तरीका से दिखाऊंगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डिफेक्ट, ग्राफिटाइजेशन का डिग्री, किन टेंडेंसी से, वो सब पता चलता है।
बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम जहाँ से रेफर किया, जहाँ जो चीज़ डिटेल में पढ़ना से बहुत अच्छा है, बट कितना पढ़ पाओगे, पेशेंस रखना जरूरी है। मैं 2-3 बुक पढ़ा और 2 पेपर तो पढ़ा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक 2002 का। और एक पेपर है वो लास्ट बाद में जब कॉन्टेक्स्ट आएगा मैं दिखाऊंगा, सब कुछ साइटेड है इधर, इस प्रेजेंटेशन में इटसेल्फ साइटेड है। ये पेपर बहुत यूजफुल है, आप चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट मैं इस ब्रीफ आपको वैसे भी समराइज कर दूंगा कि मैं पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से काम किया, कैसे काम आएगा ना। बेसिक चीज देख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ग्राफाइट कैरेक्टराइजेशन। कॉन्टेक्चुअली मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ग्राफाइट के लिए, जैसे कि CCl4 के लिए ये जो बैल्ब बन रहा है ना, ग्राफाइट के लिए भी 2 पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट जोन है स्पेसिफिक, जैसे कि 1580 1350। देखो इधर 250 जैसा दिख रहा है, ऐसा 1580 1350 ऐसा जगह पे पीक आएगा। वो 1380 के आसपास में जब पीक आएगा, या 1580 के आसपास में जब पीक आएगा, 1350 1580, ये फिक्स्ड आप समझ गया जे ग्राफाइट है ना। पीक कितना हाइट होगा, कितना एम्पलीट्यूड होगा, ये पीक कितना शार्प होगा, कितना, वो सब डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स, बट फॉर टाइमिंग ये पोजीशन इटसेल्फ इंडिकेटिव ऑफ ग्राफाइट है, ठीक है। नाउ G फॉर ग्राफाइट ग्रेविटेशन, D फॉर डिस्टॉर्शन। तो देखो ग्राफाइट में क्रिस्टलिटी कितना अच्छा पता चल जाता है, जीवन कितना अच्छा होगा वो पता चलेगा। वेल डिफाइंड ग्राफाइट, हाईली मैच्योर्ड ग्राफाइट, फुल ग्राफाइट का प्रॉपर क्रिस्टलिनिटी डेवलप हो रहा है। एंड जी बैंड डी बैंड दोनों रहने से क्रिस्टलाइन भी है, नॉन क्रिस्टलाइन पोर्शन थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट्स भी है स्ट्रक्चर में। एंड डी बैंड कम रहने से मतलब फुल बहुत अच्छी तरह ग्राफाइट डेवलप हुआ। ऑन द अदर हैंड डी बैंड बहुत अच्छा है, जी बैंड प्रॉपरली डेवलप नहीं है, बहुत पीक अच्छा बन नहीं रहा है थोड़ा बहुत। उसका मतलब है डिफेक्ट्स, ग्राफाइट उतना अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है, लो ग्रेड ग्राफाइट, ठीक है। ये सब चीज पता चल जाता है। ये छोड़ के भी और एक बैंड है, उसको मैं जब कॉन्टेक्स्ट आएगा मैं बोलता हूँ, इसी प्रेजेंटेशन में सब चीजें, ठीक है। सो पीक विड्थ एंड शेप, ये चीज बहुत जरूरी है। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, ये क्या है? द विड्थ ऑफ जी एंड डी बैंड्स इज अनदर indicator of disorder. Broader peaks generally signify more structural imperfections. प्रॉपर अच्छा पीक नहीं बनेगा जब, जैसे कि FWHM मतलब क्या है? देखो ये इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम है ये पोर्शन, इसका हाफ में जाओ, हाफ मैक्सिमम। एंड ये फुल विड्थ देखो, इसका विड्थ कितना है, मैं इधर रख रहा हूँ कर्सर, इधर से इधर ये विड्थ है। इस जगह पे हाफ मैक्सिमा जहाँ पे, उसमें फुल विड्थ कितना है, इतना ही होगा। ये विड्थ जानना जरूरी है। सो जितना ब्रॉडर पीक होगा, जैसे इधर इधर FWHM बहुत ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है ना, तो ये अच्छा बात नहीं है। जितना शार्प आएगा उतना अच्छा क्रिस्टलिनिटी डेवलप हुआ, यही बोल रहा है, सिंपल बात है। ब्रॉडर पीक जनरली सिग्निफाई मोर स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन, नॉट परफेक्शन, इम्परफेक्शन। जितना शार्प होगा उतना परफेक्शन, उतना अच्छा क्रिस्टल डेवलप हुआ। एंड पीक पोजीशन शिफ्ट्स, मैं क्या बोला, ये देखो डी बैंड का 1350, जी बैंड का 1580 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगा। 1580 मतलब एक तो रेंज होगा, ये मिडिल पार्ट को, सेंटर को 1580 बोल रहा है, या मिडिल पार्ट को 1350 बोल रहे हैं, बट ये तो इधर से इधर, ये तो रेंज है। तो कभी कभी इस रेंज को जितना शार्प होगा बहुत नैरो होगा, अगर ब्रॉडर होगा इम्परफेक्शन रहेगा। कभी कभी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके भी ये बैंड थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है आगे पीछे। जितना पीछे की तरफ शिफ्ट होगा मीन्स उतना हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक हुआ है, अच्छा ग्राफाइट हुआ है, ठीक है। ये चीज मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। ये शिफ्टिंग कभी कभी जरूरत होता है समझने का, ठीक है। सो जी बैंड का जो शिफ्ट होता है इंडिकेट करता है स्ट्रेन विद इन ग्राफाइट स्ट्रक्चर है, और चेंजेस इन टेम्परेचर एज वेल। अभी जो बोला था मेटामॉर्फिक कंडीशन का ग्रेड जो टेम्परेचर रिलेटेड है ना, ए डाउन शिफ्ट दैट इज लोअर वेव नंबर में जब शिफ्ट होगा इज ऑफन ऑब्जर्व व्हेन ग्राफाइट इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेन। कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेन होने से लोअर पीक में भी जाता है। एज वेल एज टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, मैं कैसे आएगा एग्जैक्ट दिखाऊंगा। नो स्टेप वाइज टेक्निक थोड़ा बहुत आइडिया कर लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफाइट जो कैरेक्टराइज करोगे FTIR से क्या क्या होगा तो दिखाऊंगा ही, बट सैंपल को बहुत अच्छी तरह कॉन्टामिनेशन से रुकना है, तो इसीलिए इसको इट शुड बी प्लेस्ड इन ट्रांसपेरेंट सबस्ट्रेट लाइक ग्लास वाच। इसमें क्या होगा ना, अब ट्रांसपेरेंट तब तक इंटरेक्शन लेजर के साथ अल्टीमेटली इंटरेक्शन होगा ना, तो उल्टा सीधा
फॉरेन मटेरियल का कॉन्टेमिनेशन होने से पूरा गलत रिजल्ट आ जाएगा, आपको दूसरा उल्टा सीधा पीक आ जाएगा, समझ नहीं पाओगे। सो केयर इज टू बी टेकन टू मिनिमाइज कॉन्टेमिनेशन एज एक्सटर्नल पार्टिकल्स कैन कंट्रीब्यूट अनवांटेड सिग्नल्स। उसको छोड़ के और एक चीज है लेजर पावर सिलेक्शन एंड वेवलेंथ। देखो जो बोल रहा था मैं 1 से 10 मिलीवाट जो पावर सप्लाई है वो यूज करना जरूरी है, बिकॉज टू मच पावर सप्लाई कैन कॉज लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग होने से क्या होगा, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। ग्राफाइट स्ट्रक्चर डैमेज हो जाने से कभी कभी बहुत हाई टेम्परेचर में क्या होगा ना, ग्राफाइट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राफाइट का कार्बन जो है सडनली वेपराइज्ड हो जाता है विदाउट हैविंग लिक्विड सब्लिमेशन टाइप का। हाँ, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर्स के साथ ही रिलेटेड होता है, तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाने से गलत है, अननेसेसरी आपको तो खुद का एक्सटर्नल इंड्यूस्ड एरर हो गया। इसीलिए बहुत सोचे समझे प्रॉपर वे में यूज करना है पावर सप्लाई। एंड जो हम लोग लेजर यूज करेंगे वो ग्रीन और रेड, जैसे 532 टू 633 यही 100 नैनोमीटर का रेंज में यूज करना है। 530 टू 630 मान लो, ये रेंज में जो लेजर यूज होता है वो बहुत सूटेबल होता है। एंड शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि यूवी एंड हायर वेवलेंथ कभी कभी नियर इंफ्रारेड। शॉर्टर मीन्स विजिबल लाइट 0.4 से 0.7 मिलीमीटर या फिर 400 से 700 नैनोमीटर। सो 400 से थोड़ा कम होने से अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, 700 से थोड़ा ज्यादा होने से इंफ्रारेड बोलते हैं, दैट इज नियर इंफ्रारेड। सो यूवी कैन बी समटाइम्स यूटिलाइज्ड फॉर सरफेस एनालिसिस है। वही लॉन्गर जो NIR बोल रहा था वो भी फ्लोरेसेंस इफेक्ट्स कम करने के अगर जब जरूरत होता है तब यूज होता है। फ्लोरेसेंस इफेक्ट कभी कभी आ जाता है कब, जब ये जो हम लोग सैंपल प्रोसेस बोल रहे हो ना, कभी कभी डायरेक्ट जो थिन सेक्शन हम माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड देखते हो ना, स्लाइड में माइक्रोस्कोपी के बाद आपको जो कुछ जोन डिमार्केट किया जाता है कि दिस इंपॉर्टेंट जोन जहाँ ग्राफाइट है, फर्दर स्टडी के लिए उस थिन सेक्शन को डायरेक्टली लेजर से इंटरेक्ट करा के रमन स्पेक्ट्रम बनाने का प्रोविजन है। तो इन दैट केस कभी कभी जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में माउंटिंग एजेंट क्या होता है, कनाडा बल्सम इपोक्सी सब होता है ना, तो वो सब मटेरियल कभी कभी इंटरेक्ट करके फ्लोरोसेंस देता है। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस फ्लोरोसेंस रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है, तब कभी कभी NIR भी यूज होता है। एंड लेजर स्पॉट साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लेक्स साइज का तो डिटेल में प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जो जाम्बो फ्लेक्स मीन्स 300 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन से छोटा होने से बहुत पाउडर ही हो जाता है। तो पाउडर के अंदर भी कुछ माइक्रो साइज, बहुत छोटा तो साइज तो रहेगा क्रिस्टल, तो उसी के अंदर भी फर्दर डोमेन जानने के लिए लेजर का स्पॉट साइज देखो 1 से 2 माइक्रोन है ना, तो एक छोटा ग्रेन के अंदर भी टारगेट कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो कैसे कैसे ग्राफाइट चेंज हो रहा है, कार्बन कंटेंट चेंज हो रहा है, तो टारगेट स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट सच इंडिविजुअल ग्राफाइट फ्लक्स का अंदर भी आप यूज कर सकते हो लेजर पिन पॉइंट करके। वो भी मैं फोटोग्राफ के साथ दिखाऊंगा, जस्ट हैव पेशेंस। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है कैलिब्रेशन, आपको स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ कैलिब्रेट करना, जनरली क्वार्ट्ज या सॉरी सिलिकॉन, एग्जैक्टली सिलिकॉन SI, क्वार्ट्ज मतलब SiO2, सिलिकॉन बोलो स्पेसिफिकली एलिमेंट है, नॉट मॉलिक्यूल, नॉट ए ये मिनरल मॉलिक्यूल नहीं है, डायरेक्ट एलिमेंटल सिलिकॉन है, सिलिकॉन यूज होता है कभी कभी। नाउ डेटा प्रोसेसिंग में बेस लाइन करेक्शन, पीक फिटिंग, ये सब बहुत, जब इंस्ट्रूमेंट से काम करोगे पता चलेगा, ये सब बहुत जरूरी होता है। नाउ देन स्पॉट साइज एंड मैपिंग, स्पेक्ट्रल एक्विजिशन में क्या है आपको स्पॉट साइज मैप करना है, एंड एक्यूमुलेशन टाइम एंड स्कैन्स, ये सब चीज के बारे में थोड़ा आइडिया होना है, बिकॉज रमन लेजर इज फोकस्ड ऑन ए सैंपल सरफेस, टिपिकली स्पॉट साइज क्या है, मैं पहले बोला 1 to 2 माइक्रोन। So for detail analysis, mapping techniques are used where laser is raster scan, ऐसे करके एक स्पॉट, 2 स्पॉट, 3 स्पॉट, 4 स्पॉट, ऐसे करके कीप ऑन ट्रैकिंग डिफरेंट स्पॉट सर्च कर डेटा बन जाएगा। जैसे हम लोग मैपिंग में इधर एक डेटा लिया, इधर एक डेटा लिया, इधर एक डेटा लिया, तब जाके कोरिलेट करके मैप बनाते हो, वैसा सेम फिर कॉन्टूरिंग करते हो ना, सिमिलरली इधर भी डिफरेंट स्पॉट्स में स्मॉल स्केल में वही चीज को माइक्रो डोमेन में सोचो, स्पॉट्स में कितना कार्बन जा रहा है, फिर उसको एनालिसिस करके कैसे वेरिएशन हो रहा है, सब पता चल जाता है। ठीक है, सो रमन स्पेक्ट्रा एट मल्टीपल पॉइंट्स में देखा जा सकता है ऐसा करके।
and this is specifically used for heterogeneous samples where graphitic regions may vary in crystallinity or purity. Definitely अगर homogeneous होगा सभी में सेम ही आएगा, डिफरेंट स्पॉट में अलग होने से दैट मीन्स वो भी पता चल जाएगा वेरिएशन है कि नहीं। अब जब वेरिएशन है कितना है वो पता चलने के लिए यूज होता है। एंड एक्यूमुलेशन टाइम स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सपोजर एंड द नंबर ऑफ स्कैन्स आर एडजस्टेड टू ऑप्टिमाइज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। कितना टाइम तक इंटरेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरेक्ट होगा फिर दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने में कितना टाइम लोगे, वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को समझ कि ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, प्रॉपर एक्सपर्टाइज होना है। आप जब मशीन लेके काम करोगे तब आपको पता चल जाएगा लैब में काम करने से, बट मैं जस्ट ओवर व्यू दे रहा हूँ। Then Raman spectral range for graphite, the spectral range typically covers 1000 to 3000 per centimeter wave number. So 1000 to 3000, ये देखो पहले वाला में मैं क्या दिखाया था, ये तो CCl4 का है, देखो only 200। तो ग्राफाइट के टाइम पे ये सब में पीक बनेगा नहीं इतना अच्छा, इस साइड में 2000 3000 के बाद से 1000 के बाद से बनेगा प्रॉपर पीक, इसीलिए स्पेक्ट्रल रीजन 1000 से 3000 है। नाउ ये जो पीक बन रहा है ना, वो पीक का कैसे यूज होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी जो दिखाया था, इधर इंटेंसिटी दिखा ना, फॉर एग्जांपल इधर ये डी बैंड ये जी बैंड, फॉर एग्जांपल मान लो ये 1300 ये 1500, सो 1300 में पीक क्या है 200, 1500 में क्या है 400, हाँ, तो ये पीक का इंटेंसिटी का एक रेशियो होता है, वही रेशियो को बोल रहा है आई डी बाई आई जी, आई डी फॉर डिफेक्ट्स, जी फॉर ग्राफाइट। सो 1300 वाला क्या बोला था, डिफेक्ट इंडिकेटर, आप तो दिखा है ना, 1350 वाला डिफेक्ट इंडिकेटर, 1580 वाला ग्राफाइट इंडिकेटर। सो डिफेक्ट इंडिकेटर बाय ग्राफाइट इंडिकेटर जो पीक है, वो पीक का इंटेंसिटी रेशियो जितना कम होगा उतना हाई क्रिस्टलाइन होगा, बिकॉज नीचे ग्राफाइट है ऊपर डिफेक्ट है। सो जितना वैल्यू कम होगा मीन्स ग्रेविटाइजेशन बेटर है, वाइस वर्सा अपोजिट है। हाई क्रिस्टलिनिटी itself indicate higher metamorphic grade, थोड़ा बहुत ग्रुप टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे करते एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन भी बोलूंगा मैं। सो इतना अभी तक याद रखो, सो ऊपर मैं समराइज करूंगा। हमारे पास लो क्रिस्टलिनिटी में देखो 1 के आसपास में आ जा रहा है, डिफेक्ट्स एंड ग्राफाइट पीक सिमिलर आ जाएगा। आपको ग्राफाइट पीक को बड़ा इंटेंसिटी होना चाहिए, है, डिफेक्ट पीक छोटा होना चाहिए, तब जाके ग्राफाइट का ग्रेड या क्वालिटी बेटर है, इतना समझ लो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दो बैंड दिखाया ना डी एंड जी छोड़ के, और एक बैंड है वो हायर लेवल में वेव नंबर में 2700 पर सेंटीमीटर वेव नंबर में, तब जाके देखा जाता है 2D बैंड बोला जाता है उसमें, जिसको कभी कभी जी डैश बैंड भी बोल जाता है। इट इज एन ओवरटोन ऑफ डी बैंड बट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स टू बी एक्टिव। 2D bands is sensitive to the number of layers in the graphene and graphite, the stacking order of these layers। ठीक है, ग्राफीन मतलब एक इंडिविजुअल लेयर को बोलते हैं ना, कार्बन का जो हेक्सागोनल लेयर बनता है। सो सिंगल लेयर ग्राफीन, द 2D bands appear as single layer sharp peak। जब मल्टी लेयर ग्राफीन बनता है या ग्राफाइट जिसको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अच्छी तरह बन गया, तब 2D band splits into multiple components। हाँ, ये दोनों चीज पता चल जाता है। तो डिफरेंट लेयर के साथ सेंसिटिविटी रहता है। सो द शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ 2D बैंड्स, 2D बैंड्स कहाँ बन रहा है अराउंड 2700, ये याद रखो। सो सबसे कम में 1380 में बनेगा डी, देन जी 1580 के आसपास में, है 1350 के डी, 1580 में जी, एंड फिर 2700 के आसपास में 2D। 2D का यूज देखो, the shape and intensity of 2D band are used to determine the number of layers in the graphite structure and distinguish between single layer graphene, few layer graphene and bulk graphite। इंडिविजुअल यूनिट को ग्राफेन बोलते हैं, ये याद रखो, पहले भी मैं बोला हूँ, ठीक है। नाउ पेट्रोग्राफी के बारे में बात करें, पेट्रोग्राफी में भी कैसे यूज होता है। अभी तो मैं पहले सैम्पलिंग के बारे में भी बात हो गया हुआ, अब जब लैब में देखोगे उतना तो हमारे लिए डायरेक्ट जरूरत नहीं, जो लैब में काम करेगा वो तो वैसे ही करते करते पता चल जाता है। बट जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का बात आता है ना, अब तो ग्राफाइट को कुछ भी करो आप, माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे रिफ्लेक्स साइज या कुछ भी ओवरऑल क्या क्या है, तब जो थिन सेक्शन स्टडी करो वो थिन सेक्शन फर्दर यूज हो सकता है डायरेक्टली। दैट थिन सेक्शन में मार्क करके रखो पॉइंट कहाँ कहाँ देखना है,
वो सबको हम लोग स्कैन कर सकते हैं लेजर रमन से। है तो पहले क्या करना है, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी में प्री एनालिसिस, मतलब जो माइक्रो रमन स्पेक्ट्रम के पहले पीएलएम करके it helps pre-identify potential areas where graphite or carbonaceous materials are present. Then Raman spectrum can be used, spectroscopy can be used in those areas specifically हम लोग मार्क कर दिया तो टाइम भी सेव होता है ना। बट इसमें अगेन मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंस बैकग्राउंड सिग्नल, thin sections are often mounted with resin or epoxy which can produce background fluorescence or interference with Raman signal. So therefore, careful baseline correction is required to isolate the graphite Raman bands from the any potential other interference. Additionally, areas of thin section that contain minerals like quartz, feldspar, which do not exhibit strong Raman signal can be avoided to minimize noise. So वो सब एरिया में हमको डॉट नहीं डालना है, वो जो हम लोग पॉइंट 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 बोल रहे थे ना, वो पॉइंट को प्रॉपर्ली चूज करना है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। So focused Raman mapping is essential. Therefore, after identifying graphite-rich areas under the microscope, the Raman laser is focused on these regions. सभी जगह पे क्वार्ट्ज वनस्पतिक में ऊपर हमको इंटरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं, नॉइज आ जाएगा। सो मेन जगह ग्राफाइट इज आवर इंटरेस्ट, उसी जोन को पहले, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप कर रहे हैं। स्पेशली रिजॉल्व रमन मैपिंग इज परफॉर्म बाय स्कैनिंग द लेजर अक्रॉस सैंपल सरफेस इन ए ग्रिड लाइन पैटर्न। जैसे मैं बोला मैपिंग टाइप का हो जाएगा ना, स्मॉल स्केल में सोचो, बड़ा मैप कोई जैसे डिफरेंट पॉइंट पॉइंट अलग अलग जगह से डेटा लेकर वैल्यू को कॉन्टूरिंग करता है, वैसा ही। So collecting spectra at each point will give you the overall variation. So it will create a detailed map showing the distribution of different phases crystallity, जो चीज मैं बोला था। And और एक चीज होता है depth profiling, because although Raman spectroscopy is typically surface sensitive technique, but thin section का कितना होता है thickness, बहुत कम होता है ना, 0.03 मिलीमीटर होता है, that is 30 माइक्रोन अराउंड होता है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना थिकनेस तो वो निकल के चला जाता है लेजर। So laser can penetrate through the section and provide information on how graphite properties change across the depth of the sample. इतना थिन में, ज्यादा नहीं, थिन सेक्शन के टाइम पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अभी देखो एक चीज है, इतना इंफॉर्मेशन जब पता ही चल गया आपको, आप ये वीडियो आपके लिए बहुत एसेंशियल होने वाला है, तो इसीलिए आप अच्छी तरह सुनना, रिकॉर्डेड रहेगा। ग्राफाइट क्रिस्टलिटी एंड मेटामॉर्फिज्म, देखो ग्राफाइट एट लोअर मेटामॉर्फिक ग्रेड ऑफन कंटेन्स डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर। जितना मेटामॉर्फिक ग्रेड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मैच्योरिटी सुंदर तरीके से ग्राफाइट क्रिस्टल बेटर डेवलप होता है। इट इज अल्टीमेटली मेटामॉर्फिक मिनरल इन जनरल। हाँ, वेन टाइप के बारे में ज्यादा अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल ग्राफाइट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन तो फिक्स्ड है। हाँ, मेटामॉर्फिक हो या ना हो, ग्राफाइट फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर कार्बन का स्टेबिलिटी के लिए ग्राफाइट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन फिक्स्ड रहता है, जहाँ पे बेटर डेवलप होता है। सो ओवरऑल डी बैंड क्या बोला था, 1350 पर सेंटीमीटर, जी बैंड बोला था 1580 के आसपास में होता है ना। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज मेटामॉर्फिक टेम्परेचर इंक्रीजेस, ग्राफाइट बिकम्स मोर ऑर्डर्ड, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ डी बैंड एंड शार्पनिंग ऑफ जी बैंड। तब लोअर इंटेंसिटी जो 1350 में बन रहा है ना, वो वाला डी बैंड घट जाएगा, छोटा हो जाएगा पीक, एंड जी बैंड बढ़ते रहेगा जितना अच्छा। तो जी बैंड जितना अच्छा रहेगा, 1580 के आसपास में जो पीक बनेगा वो अच्छा डेवलप होने से मतलब आपके पास ग्राफाइट का क्वालिटी बेटर है। एंड 1380 के आसपास वाला जो डी बैंड वो बेटर बड़ा हो गया, 1580 वाला छोटा, दैट मीन्स ग्राफाइट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। देखो आपको डायरेक्ट इतना अच्छा पता चल जा रहा है ना इधर स्पेक्ट्रम से ही। ठीक है, नाउ रमन स्पेक्ट्रम चेंजेस विद टेम्परेचर, वही तो बोल रहे हैं। जो डी बैंड और जी बैंड का जो रेशियो है ना, आई डी बाई आई जी, डिफेक्ट्स वाला, डी फॉर डिफेक्ट, जी फॉर ग्रेफाइट बोला था ना, डी को कभी कभी D1 बोलते हैं 1350 को, दूर में और एक D2 बनता है, वो भी बाद में बात करूंगा। ठीक है, सो आई डी बाई आई जी जो होता है ना, वो रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई डी बाई आई जी जितना कम होगा उतना अच्छा ग्राफाइट है, बिकॉज डिफेक्ट कम, ग्राफाइट ज्यादा। The full width half maximum of the G band also become narrower as metamorphic grade increases. तो एरिया घट जा रहा है ना, जो पीक एरिया है वो घटाना, शार्प पीक होना बहुत जरूरी है।
मोर क्रिस्टलाइन ऑर्डर ग्राफाइट का रिप्रेजेंटेटिव। सो देयरफॉर तीन पैरामीटर को हमेशा याद रखो। एक को तो R1 बोलते हैं जो सिंपल डी बैंड का इंटेंसिटी और जी का इंटेंसिटी, और एक है फुल विथ हाफ मैक्सिमा, जी बैंड का जो जितना नैरोर होगा, विथ बहुत कम हो जाना मतलब पीक शार्प होगा ना, ठीक है। तो प्रिसाइज पोजीशन ऑफ जी बैंड पता चल जाएगा, बड़ा रेंज का नहीं होगा। एंड ग्राफिटाइजेशन इंडेक्स, ग्राफिटाइजेशन इंडेक्स क्या है, ये एरिया का रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली क्या है डी बैंड का डिफेक्ट्स का जो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ समेशन ऑफ ग्राफिटाइजेशन बैंड एंड डी पीक, दोनों पीक का इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन। ये सिंपल देख लो, ये इंटेंसिटी ऑफ डी प्लस जी, ये वाला ग्राफिटाइजेशन इंडेक्स इवेंचुअली एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाएंगे। तो दिस पैरामीटर अगेन जितना कम होगा उतना अच्छा ग्राफाइट है। नाउ एग्जांपल दिखाने से आपको और पता चलेगा। देखो इसमें जो मैं प्रीवियसली बायासेक एटॉल का जो 2002 वाला मैं पेपर बोला था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। सो इसमें क्या होता है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में जनरली क्या होता है 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है। तो उसमें क्या है ना, जो ग्राफाइट बनेगा पुअर क्रिस्टलिटी बनता है। उसमें ये जो हम लोग अभी दिखाया था ना, डी बैंड, ये बैंड डी बैंड दिखा है ना, ये R2 मतलब क्या है बोला था, डी बैंड का इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय डी बैंड प्लस जी बैंड का टोटल का इंटेंसिटी, ठीक है। सो अगर डी बैंड का इंटेंसिटी एंड डी प्लस जी बैंड का इंटेंसिटी वैल्यू को, इंटेंसिटी मतलब क्या है, अगेन बोल रहा हूँ, ये वैल्यू, ये इंटेंसिटी, नॉट दिस इज वेव नंबर, दिस इज इंटेंसिटी। सो ये इंटेंसिटी वैल्यू को समझना है, ठीक है। मान लो ये डी बैंड है, ये जी बैंड है। सो 218 डिवाइडेड बाय 218 प्लस 314, it will become R2 है। R1 मतलब सिंपल 218 डिवाइडेड बाय 314, लाइक R2 को ऐसा करके डिवाइड पता चलने के बाद डायरेक्टली आप ग्रेविटेशन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कांस्टेंट है, -445 इंटू R2 प्लस 641, जितना टेम्परेचर आएगा वही है मेटामॉर्फिक टेम्परेचर। सो डायरेक्ट आपको टेम्परेचर कंडीशन पता चल जा रहा है ना। तो ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा, वर्कआउट एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सो इन जनरल 200 से 400 डिग्री में लो ग्रेड ग्राफाइट बनता है। 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में देखना थोड़ा मॉडरेट बनता है, मोर देन 600 हो जाने से अच्छा वाला बनता है। सो ऑटोमेटिकली आप R2 वैल्यू को प्लॉट करके भी आप देख सकते हो कितना टेम्परेचर बनता है ना। जैसे देखो R2 वैल्यू का 200 से 400 डिग्री में क्या है, R2 वैल्यू 0.7 इसको मान लो अभी 1, तो 641 से 445 माइनस कर दो, 200 300 200 के आसपास में आएगा। तो अच्छा वाला टेम्परेचर नहीं है 1, जितना हाई वैल्यू R2 हो जा रहा है। R2 वैल्यू वेरी लेस, देखो अभी 0.1 मान लो। सो 0.1 मानने से 44.5, सो 641 से 44.5 माइनस करो, 590 के ऊपर आ जाएगा, है ना। सो ये बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा। सो ऐसा करके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल अभी डी बैंड को हम लोग बोला था ना, इधर 1350 के आसपास में होता है, फिर जी बैंड होता है 1580 के आसपास में ना। यो छोड़ के 1580 के इमीडिएट बाद में एक छोटा किंग बन सकता है कभी कभी, इसको D2 बोलता है। एंड जब इस दोनों बनता है तब पहले वाला D को D1 से बोलते हैं, दूसरे वाले को D2 से बोलते हैं। ये कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं, मैं इजी तरीके से अगेन बोलूंगा। सो दिस पीक्स आर इंडिकेटर ऑफ डिसऑर्डर इन ग्राफाइट स्ट्रक्चर, कोई भी D1 D2 सब डिसऑर्डर का इंडिकेटिव है। एंड जी मतलब अच्छा क्रिस्टलिटी ग्राफाइट का इंडिकेटर है। अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग। अब देखो इधर देखो, एक ग्राफाइट का एक सिंपल चीज देखो। ये देखो 1380 है ना, 1380 के आसपास में है, इसीलिए ये D1 है, हाँ? और ये क्या है 1530 के आसपास में है, तो ये जी बैंड है। इमीडिएटली उसके बाद में देखो मैं क्या बोला कि 1620 के आसपास में जो पीक बनता है 1620, है देखो, ये देखो 1620 का छोटा सा नैरो पीक बना, इसको D2। सो D1 D2 ये सब डिफॉर्मेशन इंडिकेटर है ना। माइक्रोस्कोप में मान लो तुम ये सब चीज को, ये देखो ये नॉन ग्राफाइट है, डार्क वाला, लाइट वाला, ये रिफ्लेक्टेड माइक्रोस्कोप, ये सपोज ये सब ग्राफाइट पॉइंट का मार्क के इधर इधर हम लोग एनालाइज करेंगे। तो रमन स्पेक्ट्रम का डायरेक्ट फोकस करके हमारा जो लेजर इधर मारा, इधर मारा, इधर ही पॉइंट है ना,
रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक से ये डिफरेंट पोर्शन में ग्राफाइट के साथ इंटरेक्ट हुआ। सो इसीलिए कोरेस्पॉन्डिंग कलर से दिखाया गया है, ये रेड वाला, पिंक वाला, ग्रीन, हाँ, लास्ट में ब्लैक। देखो सभी का इंटरेक्शन होके डिफरेंट टाइप का, लेकिन देखो पोजीशन सेम है, फिंगरप्रिंट सेम है, दैट मीन ग्राफाइट पिक, लेकिन इंटेंसिटी वेरिएशन है ना। सो डिफरेंट इंटेंसिटी का D1 G D2 बन रहा है, हाँ। लेकिन इधर क्या है देखो, D1 छोटा है, G बड़ा है ना, G का शार्पनेस बड़ा है। इधर देखो D1 भी बड़ा हो गया, D2 भी बड़ा हो गया, G के आसपास में होगा। सो ये लोअर टेम्परेचर बेटर नहीं है, खराब ग्राफाइट है, ये बेटर मैच्योर ग्राफाइट है, क्योंकि डिफर डिस्टोर्शन ज़्यादा नहीं है, डिसलोकेशन ज़्यादा नहीं है, डिस्टलिनिटी बेटर है, डिफेक्ट्स कम है। ये चीज़ बहुत समझना बहुत जरूरी है। ना इसका पोजीशन का वैल्यू को देखो, मैक्सिमम वैल्यू को डिफरेंट पीक का, फॉर रेड, फॉर ब्लू, फॉर ब्लैक, ऐसा करके ये वैल्यू को देख लो। से जी का वैल्यू देखो बहुत हाई हो रहा है। सो D1 का वैल्यू डिवाइडेड बाई D प्लस जी, या D1 का वैल्यू डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 प्लस जी, ये सब इंटेंसिटी को करो, जो वैल्यू आएगा उसी को R2 बोलते हो, ठीक है, उसी को R2 बोलते हो। तो उसी को ऐसा करके देखो, पॉइंट का सब डेटा आके डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखो। देखो टेम्परेचर कैलकुलेट करने से देखो ना, इधर के लिए ये वाला ऊपर का है हाई क्रिस्टलाइन ग्राफाइट, देखो 56470 में आएगा। एंड ये वाला देखो D1 बढ़ गया, देखो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। आप चाहो तो पॉज करके आराम से देख सकते हो। एंड इसके लिए ये पेपर मैं रेफर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये भी 2020 का पेपर है, रिसेंट पास्ट का अच्छा पेपर है। इसमें ये स्टडी डायरेक्टली आपको और भी है, बट मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी तरीके से दिखाने के लिए ये चीज रखा हूँ, ठीक है। सो R1 का मतलब D1 डिवाइडेड बाई G, ठीक है। एंड R2 का मतलब D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस G प्लस D2। D1 मतलब ये इंटेंसिटी वैल्यू को बोल रहा हूँ, सभी का इंटेंसिटी वैल्यू, ठीक है। सो वो हो जाने से आपको डायरेक्ट R2 बन जाएगा, मिल जाएगा। एंड वो R2 को ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट टेम्परेचर मिल जाएगा ना, उसको टेबुलर फॉर्म में रख दो, दैट्स इट, है ना। एंड आपको जब डाटा रॉ डेटा मिलेगा और डेटा को प्रॉपर प्रोसेसिंग करके ये पीक बन जाने से आपको विजुअली भी आपको पता चल जाएगा। आई होप यू इट इज लेजिबल एनफ। सो माइक्रोस्कोप से थिन सेक्शन से भी फर्दर आप कितना अच्छी तरीके से पूरा चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। सो D1 का पीक पोजीशन के हिसाब से इंटेंसिटी का है, G का इंटेंसिटी है, FWHM का D1 का, ये जो FWHM मतलब D1 का जो फॉर एग्जांपल ये पीक है, इसका फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, उस जगह पे कितना ये होगा, ये तो विड्थ एंड हाफ मैक्सिमम मींस इधर से बेस से इधर, इसका हाफ पोजीशन में कितना वैल्यू है उसको दिखाया जा रहा है। कितना वेब नंबर कवर हो रहा है विड्थ हाफ मैक्सिमा में, तो उस हिसाब से भी D1 एंड G पीक का दिया गया है ना, सब चीज दिया गया है। सो पीक का इंटेंसिटी पोजीशन के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। पीक का पोजीशन 1352 में है, सभी का देखो 50-52 में अंदर में है ये ऐसा जगह पे। एंड फुल विथ हाफ मैक्सिमम मींस ऐसा जगह का कितना विड्थ कवर कर रहा है वो है। सो D1 पीक का वो डेटा है, G का वो डेटा है। R1 मतलब क्या बोला, D1 का इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई G, एंड R2 मतलब क्या है, D1 का इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई D1 का प्लस G1 का प्लस D2 का इंटेंसिटी, ये समझ गया। तो वो R1 R2 हो गया। एंड देन ओनली R2 यूज करके ही आप इटसेल्फ डायरेक्ट टेम्परेचर, ग्रेविटेशन का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो एक तो सिंपल चीज है, एज द डिग्री ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज रामन स्पेक्ट्रा ऑफ ग्राफाइट G बैंड बिकम नैरोअर, ठीक है। वाइट हो जाने से वो डिफेक्ट है, शार्प होना है पीक का। एंड D1 बैंड्स अपीयर टू बी ब्रॉड, जितना D1 बैंड ब्रॉड होगा मतलब डिफेक्ट्स कम, ज्यादा खराब है, मतलब डिफेक्ट्स है नहीं। और जी बैंड नैरो मतलब अच्छा ग्राफाइट है। G ब्रॉड और D शार्प मींस डिफेक्ट ज्यादा है, ग्राफाइट खराब है, ये चीज समझना चाहिए।
मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ इन हाई क्रिस्टलाइन ग्राफाइट फ्लेक्स सैंपल्स R1 R2 रेशियोज डिक्रीज नेचुरली बिकॉज क्रिस्टलाइन मतलब नीचे जी रह रहा है, ऊपर के है ना। अब जो D1/G बोल रहे हो, G/D1 तो नहीं बोल रहे, तो D1 डिफेक्ट ऊपर है, नीचे डिवाइड कर रहे हो ग्राफाइट से, तो एक्चुअल रिजल्ट तो जितना लो आएगा उतना ग्राफाइट अच्छा है ना। नाउ R1 intensity ratios and R2 peak area ratios show higher values than those obtained for somewhat high grade crystalline graphites. Naturally देखो R1 crystalline ratio and R2 crystalline ratio, इधर देखो ना, ये R1 रेशियो ठीक है, R2 R1 मतलब सपोज ये स्क्वायर, R2 मतलब डार्क सर्कल जो है, सो ये R1 का वैल्यू हो, R2 का कुछ भी हो, अल्टीमेटली इसका लो वैल्यू मतलब हाई टेम्परेचर। देखो ये R1 का रेशियो को देखो, जितना बढ़ रहा है वैल्यू उतना कम टेम्परेचर होगा, बिकॉज ऊपर में डिफेक्ट है, नीचे ये है ना, ठीक है, ये रेशियो में, तो इसीलिए ऑलवेज जितना वैल्यू कम आएगा उतना अच्छा इंडिकेटर है। ये टुगेदर प्लॉट कर दिया डायरेक्ट एरिया के हिसाब से भी, डायरेक्ट इंटेंसिटी वैल्यू का कंपैरिजन करके भी। सो ये देखो क्लियरली पता चल रहा है R1 और R2 के हिसाब से। एंड D1 और G बैंड को भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे? देखो D बैंड का पोजीशन एंड G बैंड का पोजीशन, ये दोनों का पोजीशन को भी इटसेल्फ मार्क करो टेम्परेचर के साथ, है? ये देखा गया है जितना D बैंड का पोजीशन, ये पढ़ो ना, द डिसऑर्डर, इधर 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 क्या है, disorder induced D1 and D2 bands are observed in figure 5CD। ये पेपर से ही डायरेक्टली मैं 5CD को लिया गया है, दिस इज 5B 5A 5C 5D, है ना। देखो डी बैंड बढ़ गया ना, डी बैंड बढ़ गया मतलब ही होता है डिफेक्ट्स बढ़ रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर घट रहा है, कम टेम्परेचर का ग्राफाइट है। एंड डिसऑर्डर्ड ग्राफाइट में देखो ये R2 मतलब बोला था ना D1 डिवाइडेड बाई G प्लस D1 प्लस D2, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर ग्राफाइट फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, जनरली 400 से 440 डिग्री, जो टेबल भी रखा हूँ। सो द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड ग्राफाइट इन द स्टडीड सैंपल, क्या यूज कर रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन मेटामॉर्फिक। सेम ग्राफाइट सैंपल में देखो ना, दो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन का इंडिकेट कर रहा है ना, ये तो सेम जगह का ही है। सो ये जो है हायर टेम्परेचर कंडीशन एंड ये लोअर टेम्परेचर कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। सो डेफिनेटली लोअर टेम्परेचर हायर के बाद आना है ना, पहले लोअर होने से बाद में हायर होने से लोअर तो लोअर नहीं रहेगा। सो बाद में लो टेम्परेचर का अनदर इवेंट्स ऑफ ग्रेविटेशन इम्प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये चीज समझना चाहिए। So the center position of D1 bands and G bands shifted strongly with increasing metamorphic temperature। ये सब सेंट्रल पोजीशन ऑफ G बैंड एंड D बैंड है, जो पर सेंटीमीटर बोल रहा हूँ ना। D बैंड का सेंट्रल पोजीशन देखो, रेंज कहाँ है, ये D1 का है, D1 का कैसे करके प्लस सिंबल से दिया गया। देखो सेंट्रल पोजीशन मैक्सिमम कहाँ है, 1570 81 से 1579 के आसपास में है, ठीक है। इसका G का D1 का और G का समझो, G मतलब ट्राइंगल, अगेन बोल रहा हूँ, G मतलब ट्राइंगल और G का ऐसा वैल्यू दिया गया है। सो G का क्या है 1580 से 1579 है, और D का देखो, D का इधर से देखो प्लस सिंबल से कितना है 1352 से 1340 ऐसे 1348 के आसपास में। ये क्या कर रहा है समझ में उभा रहा, मेटामॉर्फिक टेम्परेचर बढ़ने का इशारा कर रहा है, ये टेम्परेचर कंडीशन है। देखो ये थोड़ा हायर टेम्परेचर में है, ये थोड़ा लोअर टेम्परेचर में है, इस पे नीचे करो, सेम इधर भी देखो ना, ये थोड़ा हायर टेम्परेचर, लोएस्ट वाला थोड़ा लोअर टेम्परेचर में है। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली वेरी वेल कोरिलेटेबल, बट कॉन्सेप्चुअली ये चीज भी होता है बोल के मैं ये चीज को रखा हूँ, और बेटर डेटा होने से और बेटर आएगा जितना डेटा आएगा। सो जनरली क्या होता है
घटता है, बैंड शिफ्ट होता है विथ इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक टेम्परेचर। क्या होता है, घटता है, थोड़ा 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 वेव नंबर शिफ्ट होता है पीछे की तरफ, घटता है, ये चीज याद रखना। सो ओवरऑल देखो कितना अच्छी तरीके से पता चल जा रहा है कि मेटामॉर्फिक इवेंट्स हुआ है बाद में, और एक जो कि लो टेम्परेचर में, जो प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड ग्राफाइट कैन thus be explained by superimposition of more than one metamorphic event. and of course low temperature metamorphic event जो ज्यादा डिसऑर्डर्ड ग्राफाइट बना रहा है वो लेटर इवेंट है। I hope this is good enough for this. Now in the next video we will be discussing about FTIR spectroscopy and its use in uranium organic matter analysis, because I have personally carried out FTIR in my past also during my MTech work from Kadapa Basin, Rempalli Dolostone, which is the largest and unique deposit in the world, uranium deposit, that is Tumlapalli. I have written paper that is role of organic matter in uranium metallurgy. It is available very well in Google also, you can search. So that those things will be discussing, and then we'll compare. See, for Raman spectrum, CC band, carbon carbon, functional group means within carbon, graphite. And for uranium, what happened? Uranium is different organic and inorganic interaction come into picture. Uranium in different functional groups, that bonding, those things are very well studied under FTIR. And then that whatever given earlier, I have mentioned this comparison study FTIR with reference to FTIR here and here. Those things I'll be discussing in this next video. For time being, thanks for watching. Thank you. Stay tuned.